वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम इस चैनल पे सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश का जो सारा सिलेबस है वो कवर करेंगे। होप आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो शुरुआत हम इसकी करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक की, जो आपकी फर्स्ट पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय एन अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक नेचर के पोइट उनको माना जाता है, क्योंकि उनका ज़्यादातर जो वर्क है, जो पोइम्स है, उन्होंने जो लिटरेचर में जो अपना वर्क किया हुआ है वो ज़्यादा नेचर के अराउंड है। ठीक है, तो ये जो आपकी पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नेचर के एलिमेंट्स को जो यूज़ किया गया उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो ये आपकी पूरी की पूरी पोइम है। ठीक है, 2 स्टैंजाज में ये आपकी पोइम है और एक स्टैंजा में 4 लाइन्स है, यानी कि 8 लाइन्स की ये टोटल आपकी पोइम है। इस वीडियो में हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे, हम इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, हम लाइन टू लाइन पोइटिक डिवाइसेस जो यूज़ हुई हैं वो डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वैल्यूज़, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जो है इसका डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो इसमें कुछ बहुत ही बेसिक वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे कि क्रो आपको पता ही है कि ब्लैक कलर का जो बर्ड होता है। शुक डाउन मतलब किसी चीज़ का नीचे किसी चीज़ को नीचे फेंकना, ड्रॉप करना। डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे बोला गया है, जो स्नो के टाइनी पार्टिकल्स हैं उसको। ठीक है, हेमलक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री होता है। हैज़ गिवन माई हार्ट, गिवन माई हार्ट, यहाँ पे हार्ट मतलब किसी ऑर्गन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे हर्ट फीलिंग्स, इमोशंस के साथ एसोसिएट किया गया है। चेंज ऑफ मूड यानी कि मूड में चेंज हो जाना, शिफ्ट हो जाना, अच्छे से बुरा या बुरे से अच्छा। सेव्ड सम पार्ट, किसी चीज़ को बचाना। रूड, रिग्रेटेड, या फिर इसका एक मीनिंग हो सकता है वेस्टेड। ठीक है, कोई चीज़ जो बर्बाद होने वाली थी, अबाउट टू बी वेस्टेड। लाइन टू लाइन अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन है जो वो डिस्कस करेंगे। द वे अ क्रो, अब यहाँ पे पोइट बोल रहा है क्योंकि उसने एक क्रो को देखा है जो कि हेमलक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, तो वो बोल रहा है कि जैसे एक क्रो बैठा हुआ है हेमलक ट्री में। अब ट्रेडिशनल क्या होता था कि ट्रेडिशनली जितने भी लिटरेचर में पोइट्स थे, ऑथर्स थे, वो क्रो और हेमलक ट्री को नेगेटिविटी के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि सिम्बॉलिज्म बहुत ज़्यादा चलता है हमारी लिटरेचर में। आप कभी कभी वर्ड्स को डायरेक्टली नहीं बोलकर किसी और चीज़ के साथ सिंबलाइज करते हो। तो यहाँ पे वो जब भी क्रो और हेमलक ट्री को यूज़ करते थे तो उसका मतलब था कि वो सिंबल है नेगेटिविटी का, डिस्पेयर का, ग्लूमी किसी चीज़ का, सैडनेस का। तो यहाँ पे भी उन्होंने स्टार्टिंग में जो क्रो को यूज़ किया है, हेमलक ट्री के ऊपर वो बैठा है, वो ऐसे ही यूज़ नहीं कर लिया। हेमलक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, ठीक है, जो क्रो है वो उसके ऊपर बैठा है, वो भी एक नेगेटिव सिंबल माना जाता है। तो यहाँ पे शो किया गया इनको यूज़ करके कि जो पोइट है वो सैड है और उसका जो दिन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली ये चीज़ नहीं लिखी कहीं पे भी कि जो पोइट है वो उदास है। ये सिंबलाइज किया गया है इन 2 नेगेटिव सिंबल्स को यूज़ करके। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, और वो जो पोइट बोलते हैं कि वो जो क्रो है वो ट्री की ब्रांच को जब शेक करता है तो उसके साथ वो मेरे पे डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो वो उसको ड्रॉप करता है। जो जितनी भी स्नो फ्लेक्स है वो क्योंकि पोइट के ऊपर आके गिर जाती है, तो इसलिए वो बोलते हैं शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री। हेमलक ट्री क्या है? पॉइजन और सॉरो यानी कि नेगेटिव सिंबल है, इन दोनों के साथ इसको एसोसिएट किया गया है। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने स्टीरियोटाइप जो चल रहे थे लिटरेचर में, इन दोनों चीज़ों को नेगेटिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हुए इन दोनों चीज़ों को स्टार्टिंग में ज़रूर उसने वो शो किया है, उन दोनों की प्रेजेंस के साथ ही पता चल रहा है कि जो वहाँ का इमेजरी सेट की गई है वो बहुत नेगेटिव सेट की गई है, पोइट का मूड उसके साथ बताया गया, लेकिन ये कैसे एक सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी में टर्न होते हैं ये आप देखना। इसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, अब वहाँ पे उन्होंने पोइट ने 2 सिंबल यूज़ किए गए हैं, नेगेटिव सिंबल यूज़ किए हैं, क्रो और हेमलक ट्री। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, एक लाइफ चेंजिंग वे में। ठीक है, वो बोलते हैं कि इस चीज़ ने मेरे जो दिल है, दिल नहीं, मेरी जो फीलिंग्स है या फिर मेरा जो मूड है उसको पूरा बदल के रख दिया है। छोटे से इंसिडेंट ने पोइट का मूड जो कि रिग्रेटफुल था, बहुत ही डिस्पेयर में था पोइट, बहुत ही ग्लूमी उसका जो माहौल चल रहा था, उसको चीयरफुल कर दिया है और उसका जो दिन का जो पार्ट बर्बाद होने वाला था उसको बचा लिया है।
मतलब कैसे एक नेचर का छोटा सा इंसिडेंट डिस्पेयर से होप में बदल देता है आपको। अब स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन इसकी करेंगे। फर्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन ये है कि वैसे तो जितने भी पोइट्स हैं वो इमेजरी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स का यूज़ किया है, हेमलेट्री एंड क्रो, और वो भी सिम्बल्स ऑफ नेगेटिविटी जो कि ट्रेडिशनल पोइट्री में है। लेकिन यहाँ पे वो उनका मीनिंग रिवर्स करते हुए अनएक्सपेक्टेडली कैसे वो चीज़ दोनों पोइट के लिए सोर्स ऑफ जॉय और होप की बनते, ये उन्होंने दिखाया और ये मैसेज दिया कि कैसे लाइफ में अनप्लेजेंट चीज़ें भी हमें हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ला के दे सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अनप्लेजेंट चीज़ें हैं। एक पॉइजनस ट्री और क्रो को आप जानते ही होगी, कोई नेगेटिव सिंबल ही माना जाता है, एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है, कोई बहुत अच्छी चीज़ का तो वो प्रतीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कैसे यूज़ किया इनको पॉजिटिविटी के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए हेमलेट ट्री पे तो स्नो थी, क्रो ने तो वो स्नो फेंकी थी, तो इन दोनों की वजह से ही तो पोइट का जो मूड है वो अपलिफ्ट हुआ है। स्टेंजा 2 में बोला गया कि कैसे एक छोटे से इवेंट ने पोइट का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया और उसका कैसे एक ग्लूमी डे एक अच्छा वर्थवाइल डे बन गया, और नेचर का एक छोटा सा गिफ्ट कैसे हमें हमारी डिस्पेयर से, सैडनेस से रेस्क्यू कर सकता है। अब लाइन टू लाइन हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस कौन सी यूज़ की गई हैं। द वे अ क्रो, क्रो को दिखाया गया है, यानी कि इमेजरी दिखाई गई है, इमेजिनेटिव एक सिचुएशन दिखाई गई है। शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो, शुक और स्नो दोनों ऐसे शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका एलिट्रेशन। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो को किसके साथ कंपेयर किया गया है, डस्ट के साथ, विदाउट यूजिंग लाइक और एज, मतलब ये क्या हो गया आपका मेटाफर। ठीक है, स्नो किस चीज़ का सिंबल है, पॉजिटिविटी का, यहाँ पे तो सिंबोलिज्म भी आ गया आपका। हेमलेट ट्री सिंबोलिज्म के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, यूजुअली नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। हैज़ गिवन माई हार्ट, एच से हैज़, एच से हर्ट, फिर से आपकी एलिट्रेशन आ गई। ठीक है, अ चेंज ऑफ मूड, हर्ट को मैंने पहले ही बताया था किस चीज़ के साथ एसोसिएट किया गया है, फीलिंग्स के साथ। ठीक है, तो वो भी आपका क्या हो गया, इमोशंस, फीलिंग्स, मेटाफर। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम, फिर से आपकी एलिट्रेशन आ गई। ऑफ अ डे आई हैड रूड, अब आयरनी देखो आप, इसमें आयरनी भी यूज़ हुई है क्योंकि नेगेटिव सिंबल्स ने पॉजिटिव इफेक्ट डाला है, तो ये आयरनी भी यूज़ की गई है इसमें। ठीक है, अब इस पोइम की टोन क्या है, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में बहुत ही ग्लूमी, रिग्रेटफुल, डल, पेसिमिस्टिक भी आप बोल सकते हो कि नेगेटिव टोन थी बिल्कुल ही। ठीक है, बहुत ही सैडनेस से भरी हुई। मिडल में सरप्राइज एलिमेंट एक आता है जब क्रोज के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को ड्रॉप करता है। एंड में पोइट का क्योंकि मूड चेंज हो गया है, अपलिफ्ट हो गया है, तो एंड में क्या हो गई, पॉजिटिव, होपफुल और रिलीव्ड, या फिर आप ऑप्टिमिस्टिक भी लिख सकते हो। अगर आपको एग्जामिनर या चेकर पर अच्छा इफेक्ट डालना है तो आप बिगिनिंग में वर्ड पेसिमिस्टिक और एंड में ऑप्टिमिस्टिक लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टोन जो है वो शिफ्ट होती है डिस्पेयर से ऑप्टिमिज्म में, इनके सैडनेस से पॉजिटिव मूड में। ये आपके लिए समरी है पोइम की, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थीम की। थीम इसमें एक तो ये आ गया ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पुराने स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हुए नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव दिखाया है। कैसे उसने बताया कि जिन चीज़ों को हम नेगेटिव मानते हैं वो भी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सकती हैं। सेकंड थीम इसका हो सकता है कि कैसे नेचर के पास पावर है हील करने की और ह्यूमन इमोशंस को अपलिफ्ट करने की। अपलिफ्ट का मतलब होता है किसी इमोशन को बुरे से अच्छे में लेके जाना, नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके जाना। स्मॉल और ऑर्डिनरी मूवमेंट्स कैसे लाइफ में आम सी हमारी जो मूवमेंट्स है वो हमारे ग्लूमी सैड डे को बचा सकती हैं। ठीक है, हैप्पीनेस कैसे अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से आ सकती है। उसने कभी सोचा होगा कि ऐसे वहाँ पे बैठे हुए एक ट्री से स्नो गिरेगी और उसका मूड ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे छोटी छोटी चीज़ें, ट्रिवियल थिंग्स जो है लाइफ में वो मैटर करती हैं और हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। क्या क्या आप वैल्यूज़ और लाइफ लेसन सीखते हो। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी में इस बेसिस पे ही आपसे कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हर चैप्टर पोइम के वैल्यूज़, लाइफ लेसन्स पढ़ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट था, थीम और आपकी जो मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस करवाई है वो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब बात आ गई वैल्यूज़ एंड लाइफ लेसन की, कैसे हमें किसी भी बैड या यूजलेस चीज़ को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमें पॉजिटिविटी के साथ सरप्राइज कर सकते हैं। कैसे छोटी छोटी मोमेंट्स लाइफ में एक बड़ा डिफरेंस लेके आ सकती हैं। कैसे हमें ऑर्डिनरी चीज़ों में भी खुशी ढूंढनी चाहिए, ऑर्डिनरी यानी कि बहुत ही सिंपल आम सी चीज़ों में भी खुशी ढूंढनी चाहिए। नेचर की सिंप्लिसिटी में बताया कि वो कितनी पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप देख सकते हो। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।